दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी गेटिंग थिंग्स डन, जिसको लिखा है डेविड एलन ने। हम इसमें कोर प्रिंसिपल वर्कफ्लो के 5 स्टेप्स को भी जानेंगे। चैप्टर 1, एक नई प्रैक्टिस, एक नई रियलिटी। इस चैप्टर में डेविड एलन हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपने टाइम और एनर्जी को मोर एफिशिएंसी से मैनेज करने के लिए एक नई प्रैक्टिस सीखने की जरूरत है। वह हमें बताते हैं कि आज की दुनिया एक नई रियलिटी है जिसमें हम लगातार नई जानकारी और कामों से ओवरवेल्म्ड होते हैं। इस नई रियलिटी में हमें अपने टाइम एंड एनर्जी का मैनेजमेंट करने के लिए एक नई अप्रोच की जरूरत है। एलन हमें GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देते हैं, जो एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अपने टाइम और एनर्जी को मोर एफिशिएंसी से मैनेज करने में मदद करती है। GTD सिस्टम 5 फेज पर बेस्ड है। 1, कैप्चरिंग। यह फेज यह इंश्योर करने के लिए है कि आपके पास अपने सभी एक्शंस एंड थॉट्स का एक एग्रीगेट व्यू हो। 2, क्लियरिंग। यह फेज यह इंश्योर करने के लिए है कि आपके एक्शंस एंड थॉट्स को क्लियरली समझा और डिफाइंड किया गया है। 3, ऑर्गेनाइजिंग। यह फेज यह इंश्योर करने के लिए है कि आपके एक्शंस एंड थॉट्स को एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। 4, रिव्यूइंग। यह फेज यह इंश्योर करने के लिए है कि आपके एक्शंस एंड थॉट्स को रेगुलरली रिव्यू किया जाता है ताकि वे अपडेटेड और रेलेवेंट रहें। 5, डूइंग। यह फेज यह इंश्योर करने के लिए है कि आप अपने टास्क्स को समय पर और इफेक्टिवली पूरा करें। एलन हमें बताते हैं कि GTD सिस्टम से हमें कई फायदे हैं। कम तनाव। GTD सिस्टम हमें अपने एक्शंस एंड थॉट्स को कंट्रोल में रखने में मदद करती है, जिससे हम कम तनावग्रस्त महसूस करते हैं। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। GTD सिस्टम हमें अपने टाइम एंड एनर्जी को मोर एफिशिएंसी से मैनेज करने में मदद करती है, जिससे हम अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। GTD सिस्टम हमें यह देखने में मदद करता है कि हमारे एक्शंस एंड थॉट्स का हमारे गोल्स एंड प्रायोरिटीज के साथ क्या संबंध है, जिससे हम बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। सरल भाषा में इस चैप्टर का समझे तो आज की नई रियलिटी में हमें अपने टाइम एंड एनर्जी का मैनेजमेंट करने के लिए एक नई अप्रोच की जरूरत है। GTD सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अपने टाइम एंड एनर्जी को मोर एफिशिएंसी से मैनेज करने में मदद करती है। GTD सिस्टम 5 फेज पर बेस्ड है: कैप्चरिंग, क्लियरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिव्यूइंग और डूइंग। GTD सिस्टम से हमें कई फायदे हैं: कम तनाव, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता। अपने जीवन को कंट्रोल्ड करने के लिए आपको अपने दिमाग को खाली करने की जरूरत है। कैप्चरिंग फेस आपको अपने जीवन में आने वाली सभी चीजों को कैप्चर करने में मदद करता है ताकि आप उन पर फोकस करने के बजाय उन पर एक्शन कर सकें। क्लियरिंग फेस आपको यह समझने में मदद करता है कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यह आपको अपने टाइम एंड एनर्जी को मोर इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजिंग फेज आपको अपने एक्शन के हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है ताकि आप उन्हें आसानी से खोज सकें और उन पर एक्शन कर सकें। यह आपको अपना समय बचाने में मदद करता है। रिव्यूइंग फेज आपको अपनी वर्कफ्लो सिस्टम की रिव्यू करने में मदद करता है और इंश्योर करता है कि यह आपके लिए काम कर रही है। यह आपको जरूरी एडजस्टमेंट करने में मदद करता है ताकि आप मोर प्रोडक्टिव बन सकें। डूइंग फेज वह फेज है जहां आप रियली में अपनी एक्शनेबल चीजों पर एक्शन करते हैं। यह आपके गोल्स को पाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। चैप्टर 2, गेटिंग स्टार्टेड, सेट अप द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। इस चैप्टर में डेविड एलन हमें गेटिंग थिंग्स डन GTD सिस्टम के साथ शुरुआत करने के लिए जरूरी टाइम, प्लेस एंड डिवाइसेस के बारे में बताते हैं। टाइम। एलन का मानना है कि GTD सिस्टम को अपनाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ टाइम निकालना होगा। वह सुझाव देते हैं कि आप 1 या 2 दिन का टाइम निकालें ताकि आप अपने टास्क्स एंड प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। प्लेस। आपको एक फिजिकल लोकेशन की जरूरत होगी जहां आप अपने टास्क्स एंड प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। यह आपका ऑफिस, होम या किसी अदर लोकेशन पर हो सकता है। एलन का सुझाव है कि आप अपने वर्क एरिया को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें
ताकि आप आसानी से अपने टास्क्स को देख सकें। डिवाइस GTD सिस्टम का यूज करने के लिए आपको कुछ बुनियादी डिवाइसेस की जरूरत होगी। इनमें शामिल हैं एक नोटबुक या टैबलेट, एक पेन या पेंसिल, एक कैलेंडर। एलन कुछ स्पेशल डिवाइसेस की भी सिफारिश करते हैं, जैसे कि एक इनबॉक्स ट्रे या फोल्डर, एक रेफरेंस फाइल और एक टू डू लिस्ट। एलन कई गाइडलाइंस बताते हैं जो आपको अपने वर्क एरिया को ऑर्गेनाइज्ड करने में मदद कर सकते हैं। अपने वर्क एरिया को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें ताकि आप आसानी से अपने टास्क्स को देख सकें। अपने टास्क्स को क्लियर एंड कंसाइज रूप से लिखें। अपने टास्क्स को रिफर्ड करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम डेवलप करें। अपने टास्क्स को रेगुलरली रिव्यू करें ताकि आप इंश्योर कर सकें कि वे अप टू डेट हैं। चैप्टर 2 आपको गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम के साथ शुरुआत करने के लिए जरूरी टाइम, प्लेस एंड डिवाइसेस के बारे में बुनियादी जानकारी देता है। इस चैप्टर से आप अपने टास्क्स एंड प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड करने और मोर प्रोडक्टिव बनने के लिए जरूरी सॉलिड बेस बना सकते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। चैप्टर 3 कैप्चरिंग कोरालिंग योर स्टफ। इस अध्याय में डेविड एलन हमें GTD सिस्टम के पहले फेज कैप्चरिंग के बारे में बताते हैं। कैप्चरिंग का अर्थ है अपने जीवन में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस और टास्क्स को एक प्लेस पर कलेक्टेड करना। यह एक इम्पॉर्टेंट कदम है क्योंकि यह आपको अपने टास्क्स पर कंट्रोल रखने और उन्हें भूलने से रोकने में मदद करता है। एलन कहते हैं कि कैप्चरिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक कैप्चरिंग सिस्टम एस्टैब्लिश्ड करना। यह एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कागज, डिजिटल या दोनों का यूज करता है। कैप्चरिंग सिस्टम का उद्देश्य यह इंश्योर करना है कि आपके पास अपने टास्क्स को जल्दी और आसानी से रिकॉर्ड करने का एक तरीका हो। एलन कैप्चरिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक सजेशंस देते हैं। अपने कैप्चरिंग सिस्टम को हर समय अपने साथ रखें। अपने टास्क्स को जल्दी से रिकॉर्ड करें, चाहे वे कितने छोटे या बड़े हों। अपने टास्क्स को क्लियर एंड कंसाइज रूप से लिखें। अपने टास्क्स को किसी भी तरह से क्लासिफाइड करें जो आपके लिए यूजफुल हो। एलन कहते हैं कि कैप्चरिंग की प्रैक्टिस करने से आपको अपने टास्क्स पर बेहतर कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। यह आपको तनाव कम करने, मोर प्रोडक्टिव होने और अपने गोल्स को पाने में मदद करेगा। कैप्चरिंग के फायदे। कैप्चरिंग के कई फायदे हैं जिनमें शामिल हैं तनाव कम करना। कैप्चरिंग आपको अपने टास्क्स को अपने सिर से बाहर निकालने और उन्हें एक सेफ प्लेस पर रखने में मदद करता है। इससे आपको तनाव कम करने और मोर पीस और क्लैरिटी महसूस करने में मदद मिल सकती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। कैप्चरिंग आपको अपने टास्क्स पर बेहतर कंट्रोल रखने में मदद करता है। इससे आपको यह इंश्योर करने में मदद मिल सकती है कि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस कर रहे हैं। अचीव गोल्स। कैप्चरिंग आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। इससे आपको यह इंश्योर करने में मदद मिल सकती है कि आप अपने टास्क्स को समय पर पूरा कर रहे हैं। अपने कैप्चरिंग सिस्टम को अपने पर्सनल टास्क्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से बनाएं। अपने कैप्चरिंग सिस्टम का रेगुलरली यूज करें। अपने कैप्चरिंग सिस्टम को रिव्यू करें और एज पर रिक्वायरमेंट इसे वेल एडजस्ट करें। कैप्चरिंग एक महत्वपूर्ण फेज है जो आपको GTD सिस्टम को सक्सेसफुली लागू करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने टास्क्स पर कंट्रोल रखने, तनाव कम करने और मोर प्रोडक्टिव होने में मदद कर सकता है। चैप्टर 4 क्लैरिफाइंग गेटिंग इन टू एम्प्टी। कैप्चरिंग फेज के बाद क्लैरिफाइंग फेज आता है। इस फेज में आप अपने से कैप्चर किए गए सभी टास्क्स को क्लियरली समझते हैं। आप एवरी टास्क के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता कर सकते हैं। टास्क क्या है? टास्क को पूरा करने के लिए क्या करने की जरूरत है? टास्क कब पूरा करना है? टास्क किस रेफरेंस में है? टास्क किस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है? इन प्रश्नों के उत्तर देने से आपको अपने टास्क्स को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करने में मदद मिलती है। क्लियरिफाइंग फेज के 3 मेन गोल हैं। अपने टास्क्स को समझना। आप यह इंश्योर करते हैं कि आपके पास एवरी टास्क के बारे में क्लियर तस्वीर है। अपने टास्क्स को एक्शनेबल बनाने के लिए आप एवरी टास्क को ऐसे छोटे एग्जीक्यूटेबल फेज में तोड़ देते हैं जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपने टास्क्स को रिफर्ड करना।
आप एवरी टास्क को उस प्रोजेक्ट या रेफरेंस के साथ जोड़ते हैं जिससे यह कनेक्टेड है। क्लियरिफाइंग फेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको अपने टास्क्स को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करने में मदद करता है। यह आपको अपने टाइम एंड एनर्जी को मोर एफिशिएंसी से मैनेज करने में भी मदद कर सकता है। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग अप द राइट बकेट्स। इस चैप्टर में डेविड एलन हमें बताते हैं कि हमें अपने टास्क्स एंड प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए बकेट का यूज करना चाहिए। बकेट ऐसे कंटेनर हैं जो हमें अपने टास्क्स को अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज्ड करने में मदद करते हैं। एलन हमें 7 प्राइमरी बकेट बनाने की सलाह देते हैं। प्रोजेक्ट्स, ये वे टास्क हैं जो कई फेजेस या एक्टिविटीज के होते हैं। प्रोजेक्ट सपोर्ट मटेरियल्स, ये वे दस्तावेज, नोट्स और अदर इंफॉर्मेशन हैं जो आपकी प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी हैं। कैलेंडर, ये वे टास्क हैं जिन्हें आपने एक फिक्स्ड टाइम पर करने का प्लान बनाया है। नेक्स्ट स्टेप्स, ये वे टास्क हैं जो आप अभी करने के लिए तैयार हैं। इन वेटिंग, ये वे काम हैं जो आप किसी अदर पर्सन या फैक्टर पर डिपेंडेंट हैं। रेफरेंस, ये वे टास्क हैं जो आपने भविष्य में यूज करने के लिए स्टोर्ड किए हैं। समडे, मे बी, ये वे काम हैं जो आप करने पर विचार कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं। एलन कहते हैं कि इन बकेट को पर्सनल प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज्ड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक स्टडी बकेट बनाना चाह सकते हैं, या यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप एक फाइनेंस बकेट बनाना चाह सकते हैं। एलन कहते हैं कि बकेट का यूज करने से हमें अपने टास्क्स को मोर विजिबल और एक्सेसिबल बनाने में मदद मिलती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पास क्या करना है और हम अपने टाइम एंड एनर्जी को मोर एफिशिएंसी से मैनेज कर सकते हैं। बकेट का यूज कैसे करें? बकेट का यूज करने के लिए आपको पहले अपने सभी टास्क्स एंड प्रोजेक्ट्स को एक साथ कलेक्टेड करना होगा। आप ऐसा अपने कैप्चर सिस्टम का यूज करके कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास सभी वर्क एक साथ हों तो आप उन्हें सूटेबल बकेट में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर सकते हैं। यह प्रोसेस शुरू करने में मदद के लिए एलन एक आउटबाउंड प्रोसेस का सजेशन देते हैं। आउटबाउंड प्रोसेस में आप एवरी टास्क को इस बेस पर एक बकेट में डालते हैं कि आपको इसे कब करने की जरूरत है या आप इसे कैसे करने का इरादा रखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि आप आउटबाउंड प्रोसेस का यूज कैसे कर सकते हैं। यदि वर्क किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो इसे प्रोजेक्ट्स बकेट में रखें। यदि वर्क एक फिक्स्ड टाइम पर करने का प्लान है तो इसे कैलेंडर बकेट में रखें। यदि वर्क करने के लिए अगले कदम की आवश्यकता है तो इसे नेक्स्ट स्टेप्स बकेट में रखें। यदि वर्क किसी अदर पर्सन और फैक्टर पर डिपेंडेंट है तो इसे इन वेटिंग बकेट में रखें। यदि वर्क रेफरेंस के लिए है तो इसे रेफरेंस बकेट में रखें। यदि वर्क आप करने पर विचार कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं तो इसे समडे में भी बकेट में रखें। एक बार जब आपके पास सभी टास्क्स को बकेट में ऑर्गेनाइज्ड किया गया हो तो आप रेगुलरली अपनी बकेट की रिव्यू कर सकते हैं। ये इंश्योर करने में मदद करेगा कि आपके पास अपने टास्क्स पर कंट्रोल है और आप उन्हें समय पर पूरा कर रहे हैं। बकेट का यूज एक इफेक्टिव तरीके से अपने टास्क्स और प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड करने का एक शानदार तरीका है। यह आपको अपने टास्क्स को मोर विजिबल एंड एक्सेसिबल बनाने में मदद करता है और यह आपको अपने टाइम एंड एनर्जी को मोर एफिशिएंसी से मैनेज करने में मदद करता है। चैप्टर 6 रिव्यूइंग कीपिंग इट ऑल फ्रेश एंड फंक्शनल। इस चैप्टर में डेविड एलन हमें बताते हैं कि हमें अपने काम को फ्रेश एंड फंक्शनल रखने के लिए रेगुलरली रिव्यू करने की जरूरत है। उन्होंने रिव्यू के 4 अलग अलग टाइप्स की पहचान की है। डेली रिव्यू एक छोटी 15 मिनट का रिव्यू है जिसे आप हर सुबह अपने काम करने से पहले करना चाहिए। इस रिव्यू में आपको अपनी लिस्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स की एक ब्रीफ रिव्यू करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि आप आज क्या करना चाहते हैं। वीकली रिव्यू एक मोर इन डेप्थ रिव्यू है जिसे आप हर रविवार या सोमवार को करना चाहिए। इस रिव्यू में आपको अपनी लिस्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स की एक मोर डिटेल्ड रिव्यू करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि आप आने वाले सप्ताह के लिए क्या करना चाहते हैं। मंथली रिव्यू एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है जिसे आप हर महीने की पहली तारीख को करना चाहिए। इस रिव्यू में आपको अपनी लिस्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स की एक बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू करना चाहिए
और यह तय करना चाहिए कि आप आने वाले महीने के लिए क्या करना चाहते हैं। क्वार्टरली रिव्यू। क्वार्टरली रिव्यू एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है जिसे आप हर 3 महीने में एक बार करना चाहिए। इस रिव्यू में आपको अपनी लिस्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स की एक बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि आप आने वाले 3 महीनों के लिए क्या करना चाहते हैं। एलन का मानना है कि रिव्यू हमें यह इंश्योर करने में मदद करती है कि हमारा काम हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग हो। यह हमें यह भी इंश्योर करने में मदद करता है कि हम अपने समय का स्किलफुली यूज कर रहे हैं। चैप्टर 7 डूइंग, मेक द बेस्ट एक्शन चॉइसेस। इस चैप्टर में डेविड एलन हमें बताते हैं कि हमें कैसे यह तय करना चाहिए कि हम अपने टास्क्स को कब और कैसे पूरा करें। 1. अपने टास्क्स को प्रायोरिटी दें। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारे टास्क्स में से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हम ऐसा अपनी प्रायोरिटीज और गोल्स के बेस पर कर सकते हैं। 2. अपने टास्क्स को छोटे मोर मैनेजेबल टास्क्स में डिवाइडेड करें। एक बार जब हमारे पास हमारे टास्क्स की प्रायोरिटी हो जाती है तो हमें उन्हें छोटे मोर मैनेजेबल टास्क्स में डिवाइडेड करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पूरा करना आसान हो जाएगा। 3. अपने टास्क्स को एक स्केड्यूल में रखें। हमें उन्हें एक स्केड्यूल में रखना चाहिए। ऐसा करने से हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने टास्क्स को समय पर पूरा करें। 4. अपने टास्क्स को पूरा करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज को कलेक्टेड करें। अपने टास्क्स को पूरा करने के लिए हमें नेसेसरी रिसोर्सेज को कलेक्टेड करना होगा। इन संसाधनों में टाइम, मनी, इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट शामिल हो सकते हैं। 5. अपने टास्क्स को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट रखें। अंत में हमें अपने टास्क्स को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट रखनी चाहिए। एलन हमें यह भी सलाह देते हैं कि हम अपने टास्क्स को पूरा करने के लिए रेगुलर ब्रेक लें। ब्रेक लेने से हमें तरोताज़ा रहने और अपने टास्क्स पर फोकस करने में मदद मिल सकती है। अपने टास्क्स को प्रायोरिटी देने के लिए आप एक सीक्वेंशियल अप्रोच का यूज कर सकते हैं। सीक्वेंशियल अप्रोच में आप सबसे महत्वपूर्ण टास्क से शुरू करते हैं और फिर कम इंपॉर्टेंट टास्क्स पर जाते हैं। सीक्वेंशियल अप्रोच में आप सबसे आसान टास्क से शुरू करते हैं और फिर मोर डिफिकल्ट टास्क्स पर जाते हैं। अपने टास्क्स को छोटे मोर मैनेजेबल टास्क्स में डिवाइडेड करने के लिए आप बेस्ट नेक्स्ट एक्शन बांटना तकनीक का यूज कर सकते हैं। बांटना में आप वर्क के लिए अगले सबसे छोटे, सबसे आसान, सबसे क्लियर कदम की पहचान करते हैं। अपने टास्क्स को एक स्केड्यूल में रखने के लिए आप एक कैलेंडर, टू डू लिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अपने टास्क्स को पूरा करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज को कलेक्टेड करने के लिए आप एक टाइम मैनेजमेंट प्लान का यूज कर सकते हैं। अपने टास्क्स को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट रखने के लिए आप एक गोल सेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। चैप्टर 8 गेटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर कंट्रोल। इस चैप्टर में डेविड एलन प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल में रखने के लिए एक प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन करते हैं। वह कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स तब शुरू होती हैं जब हमें एक टारगेट पाने के लिए 2 या मोर फेज की जरूरत होती है। एक बार जब हम एक प्रोजेक्ट की पहचान कर लेते हैं तो हमें इसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए। यह प्लान हमें यह तय करने में मदद करेगी कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा। 8 रिक्वायरमेंट्स का डिटर्मिनेशन। इस फेज में हम प्रोजेक्ट के गोल्स और उद्देश्यों को डिफाइंड करते हैं। 2 प्रोग्रेस के लिए मेजरेबल क्राइटेरिया डिटरमिन करना। इस फेज में हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मापने के लिए क्राइटेरिया डिटरमिन करते हैं। 3 एक्शन के फेज को तोड़ना। इस फेज में हम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी फेज की पहचान करते हैं। 4 ईच फेज के लिए जिम्मेदारी अलॉटेड करना। इस फेज में हम ईच फेज के लिए जिम्मेदारी को डिफाइंड करते हैं। 5 ड्यूरेशन और टाइम लिमिट सेट करना। इस फेज में हम ईच फेज को पूरा करने के लिए एस्टिमेटेड ड्यूरेशन और टाइम लिमिट सेट करते हैं। एलन कहते हैं कि प्रोजेक्ट प्लान को रेगुलरली रिव्यू की जानी चाहिए ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि यह अभी भी रेलेवेंट है। यदि प्रोजेक्ट प्लान में कोई बदलाव की ज़रूरत है तो हमें इसे जल्द से जल्द करना चाहिए। अपनी प्रोजेक्ट्स को एक सेंट्रल लोकेशन पर रखें।
यह आपको उन सभी को आसानी से देखने और उन पर नज़र रखने की अनुमति देगा। अपनी प्रोजेक्ट्स को रेगुलरली अपडेट करें। इससे आपको यह इंश्योर करने में मदद मिलेगी कि आप प्रोजेक्ट के गोल्स के अकॉर्डिंग हैं। अपनी प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी से बचें। यदि कोई प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसे छोटे, अधिक मैनेजरियल टास्क्स में डिवाइडेड करें। एलन कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमें यह इंश्योर करने में मदद करता है कि हम अपने गोल्स को पा रहे हैं। यह हमें तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है। चैप्टर 10 द पावर ऑफ की प्रिंसिपल्स। यह चैप्टर इस बात को बताता है कि अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड एक्शंस को अपने दिमाग से बाहर निकालकर किसी भरोसेमंद जगह पर लिख लेना कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से आपका दिमाग साफ रहता है और आप इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर सकते हैं। चैप्टर आपको कैप्चरिंग के वेरियस तरीकों के बारे में बताता है, जैसे नोटबुक, टू डू लिस्ट ऐप और माइंड मैपिंग। यह इस बात पर भी जोर देता है कि कैप्चर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह चैप्टर इस बात पर भी जोर देता है कि किसी भी कैप्चर किए गए आइटम के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, इसका तुरंत डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है और कंफ्यूजन दूर होता है। चैप्टर आपको वेरियस टाइप्स के अगले टास्क्स की पहचान करने और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करने के तरीके बताता है। यह इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि सभी अगले टास्क्स को एक्शनेबल होना चाहिए, यानी उन्हें तुरंत पूरा किया जा सके। अपनी सिस्टम और कैप्चर किए गए आइटमों की रेगुलर रिव्यू करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से आप इंश्योर करते हैं कि सब कुछ अप टू डेट है और आप अपने गोल्स की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर आपको वेरियस टाइप की रिव्यू मेथड्स के बारे में बताता है और सजेशन देता है कि आप डेली, वीकली एंड मंथली रिव्यू कैसे करें। रेगुलर रिव्यू से आप किसी भी प्रॉब्लम की जल्दी पहचान कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।